नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से द्वितीय पाठ भारत इज़ माई होम। जी, इसका नाम है भारत इज़ माई होम। होम के बारे में कुछ जाना जाए। बच्चों, आपके गांव में सैकड़ों बिल्डिंग्स है, सैकड़ों भवन हैं, वो सब हाउस है। लेकिन उन सैकड़ों भवनों में से एक जिसमें आप रहते हैं, जो आपको वर्षा से, धूप से, जो आपको ठंडी से बचाता है ना, वह घर होता है। अर्थात वह भवन जिसमें आप रहते हैं, जो आपको जाड़े से, गर्मी से, बरसात से बचाता है, वह होता है होम। तो इस पाठ का नाम है भारत इज़ माई होम। यह एक बच्चों स्पीच है और इसको डिलीवर किया है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो आइए डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कुछ जानते हैं। आइए सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों को हम रेखांकित करते हैं। ये इमिनेंट है, ये एजुकेशनिस्ट है, ये फ्रीडम फाइटर है, ये बच्चों गवर्नर है, ये ओथ है, ये प्लेज है, ये एक्सट्रैक्ट है, ये टोटलिटी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन और उनके बगल में लिखा है 1897 और 1969। इसका अर्थ ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1969। मतलब जाकिर हुसैन साहब का जन्म 1897 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1969 में हुई थी। बॉर्न इन हैदराबाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। वाज वन ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। एज वेल एज, साथ ही साथ, एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, साथ ही साथ ये एक प्रतिष्ठा प्राप्त शिक्षाविद थे। कहने का मतलब है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, भारत के एक स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और एक महत्वपूर्ण शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। बच्चों, ये 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। अर्लियर का मतलब होता है पूर्व में ये बिहार के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। जैसे बच्चों, आज भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। तो कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार का गवर्नर रह चुके थे। Bharat is my home is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as President of India। 1967 में ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में ओथ लिए। ओथ मतलब शपथ। ये शपथ लिए और शपथ लेने के बाद उन्होंने एक भाषण दिया। उसी भाषण का ये एक्सट्रैक्ट अंश है भारत इज माई होम। बच्चों याद रखेंगे, ये 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। आपको पता है ना, पहले डॉक्टर राजेंद्र बाबू, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 1967 में ये राष्ट्रपति बने और आपको मैंने पहले बताया कि 1969 में इनकी मृत्यु हो गई। अर्थात ये भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल में ही हो गई। अर्थात 67 में राष्ट्रपति बने और 1969 में कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो भाषण आप पढ़ने जा रहे हो, तो राष्ट्रपति बनने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद जो इन्होंने भाषण दिया था, उसी से ये लिया गया एक्सट्रैक्ट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। प्लेज का मतलब होता है कसम खाना, शपथ लेना। ये कसम खा के कहते हैं कि मैं सर्विस करूंगा, मैं सेवा करूंगा, ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, कि मैं भारत की संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करूंगा, इसकी मैं कसम खाता हूं। आइए आगे भाषण में ये क्या कहते हैं, सुना जाए। आई मस्ट कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना, स्वीकार करना। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत हो जाना। हाईएस्ट ऑफिस का मतलब हुआ सबसे बड़ा पद और लैंड का मतलब हुआ देश। कह रहे हैं कि आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड। मैं कबूल करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अभिभूत हूँ। बाई द ट्रस्ट, विश्वास के कारण, माई पीपल हैव प्लेस्ड मी, यानी जो विश्वास मेरे देश के लोगों ने मुझको इलेक्टिंग में चुन करके, टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, देश के सबसे बड़े पद पे मुझको चुन करके मेरे देश के लोगों ने जो भरोसा मुझ में जताया है, उसके कारण मैं बहुत खुश हूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ, अभिभूत हूँ और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं अपने देशवासियों का शुक्रिया अदा करूँ। ये आगे बच्चों डॉक्टर राधाकृष्णन, जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे,
उनके बारे में कुछ बताते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, जो प्रेसिडेंसी देख रहे हैं इसका मतलब होता है राष्ट्रपति होने की स्थिति या राष्ट्रपति का कार्यकाल। ए मेंटल इक्विपमेंट, यानी राधा कृष्णन साहब राष्ट्रपति के पद के साथ ले करके आए। ए मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक योग्यता लेकर के आए, मानसिक क्षमता लेकर के आए, मानसिक दक्षता लेकर के आए। ए डिग्री ऑफ एरुडिशन, एरुडिशन का बच्चों अर्थ होता है पांडित्य, विद्वता। अपने साथ वो मानसिक दक्षता लेकर के आए, अपने साथ राधा कृष्णन साहब विद्वता लेकर के आए। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव की बहुत बड़ी मात्रा अपने साथ लेकर के आए। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, शायद ही यह कहीं मिले। कहने का मतलब है कि राधा कृष्णन साहब राष्ट्रपति पद के साथ एक मानसिक योग्यता, अपने साथ विद्वता और अनुभव का विशाल सागर लेकर के आए। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो शायद ही कहीं मिले। मतलब इतनी विद्वता, मतलब इतनी मानसिक दक्षता और इतना अनुभव किसी अन्य व्यक्ति के पास शायद ही मिले जो राधा कृष्णन साहब के पास थी। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम, डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित, परसूट का मतलब होता है खोज। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि राधा कृष्णन साहब का जो पूरा जीवन था ना, लाइफ टाइम था ना, वह नॉलेज एंड ट्रूथ, सत्य और ज्ञान की खोज में समर्पित था। अर्थात राधा कृष्णन ने अपना समूचा जीवन सत्य और ज्ञान की खोज में अर्पित कर दिया था। एंड ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट। इस ब्रिंग आउट का मतलब होता है बच्चों पेश करना या सामने लाना। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। फिलोसॉफिकल थॉट का मतलब दार्शनिक विचार, और वननेस का मतलब होता है एकता या अखंडता, और ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का मतलब होता है सच्ची आध्यात्मिक मूल्य। ये कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन भारत की जो दार्शनिक विचार हैं और भारत के जो सच्चे जो आध्यात्मिक मूल्यों की अखंडता है ना, उसको सामने लाने के लिए, उसको पेश करने के लिए, उसको समझाने के लिए जितना काम डॉक्टर राधा कृष्णन साहब ने किया है, उतना काम प्रोबेबली शायद ही किसी अन्य व्यक्ति ने किया है। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ। फेथ का मतलब विश्वास, इसेंशियल का मतलब आवश्यक, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। ये इंसान के इंसानियत पर, मानव के आवश्यक मानवता पर से इनका कभी भी भरोसा हटा नहीं। एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड। सीज्ड का मतलब रुके और चैंपियन का मतलब समर्थन करना। और ये स्वयं न कभी रुके हैं और न ही ये कभी थमे हैं, न ही ये कभी ठहरे हैं। टू चैंपियन द राइट, यानी उस अधिकार के समर्थन करने से, ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस। उस अधिकार के समर्थन में जहां ये कहा गया है कि सभी लोगों को डिग्निटी, मान मर्यादा के साथ, एंड विद जस्टिस, और न्याय के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। कहने का मतलब है कि राधा कृष्णन साहब को मानवता पे बहुत भरोसा था और ये स्वयं इस बात के प्रबल समर्थक थे कि देश के अंदर हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा के साथ, इज्जत के साथ और न्याय के साथ अपना जीवन जीना चाहिए, और इस अधिकार के पक्षधर थे डॉक्टर राधा कृष्णन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई कैन ओनली एश्योर यू, एश्योर का मतलब बच्चों होता है भरोसा दिलाना। आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। ये जो बच्चों आप देख रहे हैं प्रेयरफुल, इस प्रेयरफुल का मतलब होता है प्रार्थनापूर्ण, और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। ये कह रहे हैं कि आई कैन एश्योर यू, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं राष्ट्रपति पद को, या मैं राष्ट्रपति दफ्तर में प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के साथ प्रवेश करता हूं, एंड टोटल डेडिकेशन, और संपूर्ण समर्पण के साथ। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने अभी अभी, ये ओथ का मतलब होता है कसम खाना, लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठा। मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की कसम खाई है। आगे क्या कहते हैं सुनिए। It is the constitution of a comparatively new state which its free citizens have for the first time in history. For the first time in history का मतलब होता है बच्चों इतिहास में पहली बार। ये कह रहे हैं कि for the first time in history, इतिहास में पहली बार, given to themselves, अपने आप को आत्मार्पित किया है। हुसैन साहब कह रहे हैं कि it is the constitution of a comparatively new state. कंपैरेटिवली का मतलब होता है अपेक्षाकृत। ये जो हमारा संविधान है ना, यह एक अपेक्षाकृत नए देश का संविधान है, which its free citizens have for the first time in history, जिसको इसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार अपने आप को समर्पित किया है। बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि हम 47 में फ्री हुए और 50 में रिपब्लिक हुए, और ये बात है ये भाषण है 1967 का। तो भारत को रिपब्लिक हुए 17 साल ही हुए थे। इसलिए ये कह रहे हैं कि यह जो हमारा संविधान है
अपेक्षाकृत एक नए राज्य का संविधान है जिसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार अपने आप को समर्पित किया है। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, ये जो बच्चों मिलेनिया देख रहे हैं ना, मिलेनिया ये प्लूरल है मिलेनियम का, और मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्षों की अवधि। 1000 वर्षों की अवधि को 1000 वर्ष की अवधि को कहते हैं मिलेनियम, और ये मिलेनियम का प्लूरल हुआ मिलेनिया। और ये इथनिक एलिमेंट्स का मतलब होता है जातीय तत्व। ये जो एस्ट्रीवन देख रहे हैं ना, जद्दोजहद करना, कोशिश करना, ये टाइमलेस, जिस पे समय का प्रभाव ना पड़े, जो समय के प्रभाव से मुक्त हो। और अब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष, और वैल्यूज का मतलब होता है मूल्य। ये कह रहे हैं कि इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, यानी हमारा जो देश है, ये जो हमारा राज्य है ना, यह पुराने लोगों का नया राज्य है। मतलब लोग पुराने हैं, लेकिन 50 में हम रिपब्लिक हुए। अभी हम रिपब्लिक हुए 17 साल ही हुए हैं, और 17 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं कि लोग तो पुराने हैं, लेकिन हमारा राज्य क्या है, एक नया ये राज्य है, पुराने लोगों का ये नया राज्य है। Who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements, जहाँ पे हजारों वर्षों से और अलग अलग जाति के लोगों ने जद्दोजहद किया है इस मूल्य को अपने अपने तरीके से पाने में। मूल्य मतलब नैतिक सिद्धांत, नैतिक मूल्य जो टाइमलेस है, जो अब्सोल्यूट है, जिसपे समय का भी प्रभाव नहीं है, और जो स्वतंत्र यानी समय से अप्रभावित स्वतंत्र मूल्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के अलग अलग लोगों ने हजारों वर्षों से जद्दोजहद किया है, तब जाकर के ये नैतिक मूल्य हमें प्राप्त हुए हैं। एंड आई प्लेज माई सेल्फ, और मैं कसम खाता हूँ टू सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज़, कि मैं इन नैतिक मूल्यों की, मैं इन नैतिक सिद्धांतों की मैं सेवा करूँगा। आगे कहते हैं फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस। बच्चों ये सर्कमस्टांस देख रहे हैं ना, सर्कमस्टांस का मतलब होता है हालात, और जो ये इनएडिक्वेट है ना, नाकाफ़ी होता है। तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू, कह रहे हैं कभी कभी मूल्यों की प्राप्ति के जो साधन होते हैं ना, विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, हालात बदलने के साथ नाकाफी हो सकते हैं, बट द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली, लेकिन ये जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, ये जो नैतिक सिद्धांत है ना, रिमेन्स इटर्नली, ये हमेशा हमेशा के लिए वैलिड है, मतलब मान्य है। मतलब साधन नाकाफी हो सकते हैं, लेकिन ये जो नैतिक मूल्य है जिसको हजारों वर्षों के जद्दोजहद के बाद हमने हासिल किया है, ये हमेशा हमेशा के लिए वैलिड है, ये मान्य है। एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और ये हमें प्रेरित करता है कि हम और नए और फ्रेशर, ताजे कार्य सिद्धि या अनुभूति की प्राप्ति करें। आगे कहते हैं द पास्ट इज नॉट डेड एंड एस्थेटिक, ये कह रहे हैं कि अतीत कभी मरता नहीं है। हमारा अतीत न तो मरा है, न ही एस्थेटिक का मतलब होता है निष्क्रिय, न मरा है न निष्क्रिय है। इट इज अलाइव एंड डायनामिक, यानी हमारा जो अतीत है यह आज भी जीवित है, और डायनामिक मतलब गतिशील है, जीवित भी है और गतिशील भी है। आप कभी ना कहें कि ये मरा है और ये निष्क्रिय है। एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटर्मिनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और जो हमारा अतीत है ना, ये इज इन्वॉल्व्ड, शामिल है, इन डिटर्मिनिंग मतलब निर्धारित करने में, द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, अर्थात हमारा जो अतीत है ना, ये हमारे वर्तमान की गुणवत्ता को निर्धारित करने, एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य में सफलता की संभावनाओं के निर्धारण करने में शामिल है। कहने का मतलब है कि हमारा जो अतीत है न तो मरा है न ही निष्क्रिय है, यह जीवंत है, यह गतिशील है, और यही हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की आशा में ये इन्वॉल्व है, ये शामिल है। मतलब ये भविष्य की गुणवत्ता को भी बना रहा है, और ये भविष्य के लिए हमारे मन में आशा का भी संचार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड कैरेक्टर। ये जो बच्चों देख रहे हैं ना, नेशनल कल्चर का मतलब राष्ट्रीय संस्कृति, और नेशनल कैरेक्टर का मतलब होता है राष्ट्रीय चाल चलन या राष्ट्रीय विशिष्ट गुण। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, कॉन्स्टेंट का मतलब लगातार, और जो ये रिन्यूअल देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है नवीकरण करना। ये कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, अर्थात उन मूल्यों को, जिन मूल्यों को हजारों वर्षों के जद्दोजहद के बाद हमने प्राप्त किया है, उसका कॉन्स्टेंट रिन्यूअल मतलब उसमें लगातार नवीनीकरण की जो ये प्रक्रिया है ना, यह प्रक्रिया ही प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, यही प्रक्रिया राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चाल चलन की भी वही प्रक्रिया है जो प्रक्रिया हमारे मूल्यों की नवीनीकरण की है। मतलब मूल्यों की नवीकरण की जो प्रक्रिया है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश की सांस्कृतिक और हमारे देश की जो चाल चलन है ना, उसमें विकास हो रहा है। जैसे जैसे नवीकरण हो रहा है उसमें विकास हो रहा है।
आगे कह रहे हैं इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, बच्चों बिजनेस का मतलब हुआ काम, इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल। मिनिस्टर का मतलब आप मंत्री समझते हैं, यहाँ पे मिनिस्टर का मतलब होता है देख रेख करना या प्रबंध करना। ये कह रहे हैं कि जो हमारे मूल्यों में जो परिवर्तन हो रहा है, जो राष्ट्रीय संस्कृति में जो परिवर्तन हो रहा है, जो राष्ट्रीय चाल चलन में जो परिवर्तन हो रहा है, इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का काम है। एज आई सी, जैसा मैं देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, ये जो अनवरत रूप से जो ये नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है ना, इसकी देख रेख करना, इसका प्रबंध करना किसका काम है? शिक्षा का काम है। यानी सबसे महत्वपूर्ण काम किसी का है तो वो शिक्षा का है। एंड आई मे बी फॉरगिवन फॉर द प्रीजम्पशन, जो प्रीजम्पशन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है परिकल्पना या धारणा। ये कह रहे हैं कि एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन दैट माई चॉइस टू दिस ऑफिस हैज मेनली इफ नॉट इंटायरली बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल। ये कह रहे हैं कि मेरे मन में एक धारणा है, अगर ये धारणा गलत है तो आप मुझे माफ कर देंगे। क्या है सुनिए, दैट माई चॉइस, चॉइस का मतलब होता है बच्चों चयन, कि जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में मेरा जो चयन हुआ है ना, इसका एकमात्र कारण है कि मैं अपने देश के लोगों की शिक्षा के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। इसी कारण आज मैं भारत का राष्ट्रपति हूं। यह स्वीकार करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। बच्चों आप भी कान खोल के सुन लीजिए कि यदि आपको भी अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? आपकी शिक्षा। उसी शिक्षा के बल पे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। आगे सुनिए क्या कहते हैं। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation। ये कह रहे हैं कि मेरा मानना है, आई मेंटेन, मेरा मानना है, दैट मतलब कि एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, प्राइम का मतलब मुख्य, इंस्ट्रूमेंट का मतलब साधन। ये कह रहा है कि मेरा मानना है कि शिक्षा ही वह मुख्य साधन है जिसके आधार पर राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। ये कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा समाज का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। मतलब शिक्षा की गुणवत्ता और हमारे देश की गुणवत्ता एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी हुई हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर जितना उच्च होगा हमारे देश का स्तर भी उतना उच्च होगा, क्योंकि शिक्षा ही देश का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है बच्चों आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ, इसलिए मैं कसम खा के कहता हूं, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सो एवर। जो वेयर सो एवर देख रहे हैं ना, इसका अर्थ होता है जहां कहीं से भी, और एक और वर्ड है हुम सो एवर, जो कोई भी। कह रहा है कि मैं कसम खा के कहता हूं टू द लॉयल्टी ऑफ पास्ट कल्चर, कि मैं अपने देश की जो संस्कृति है ना उसके प्रति अपनी निष्ठा की मैं कसम खाता हूं। फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, चाहे ये जहां से भी आई हो, एंड बाई हुम सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, चाहे जिन लोगों ने इसका निर्माण किया हो, चाहे ये जहां कहीं से भी आई हो, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं इसके प्रति अपनी निष्ठा की कसम खाता हूं कि मैं इसको अक्षुण्ण रखूंगा। आई प्लेज माई सेल्फ द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर, मैं अपने देश की संस्कृति की संपूर्णता की रक्षा करूंगा और इसके लिए सदैव काम करूंगा, इसकी मैं कसम खाता हूं। आई प्लेज माई लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठा, टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। ये कहते हैं कि मैं कसम खा के कहता हूं कि धर्म, रिलीजन और लैंग्वेज, धर्म और भाषा के नाम पे भेदभाव किए बगैर मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, मैं अपने देश की सेवा करूंगा। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ, ये कहते हैं कि मैं कसम खाता हूं कि मैं काम करूंगा फॉर इट्स स्ट्रेंथ, मैं अपने देश की ताकत के लिए, एंड प्रोग्रेस मतलब समृद्धि के लिए, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, मैं कसम खाता हूं कि मैं भारत की स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए, प्रोग्रेस भारत के विकास के लिए, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और इसके लोगों के भलाई के लिए, इसके लोगों के कल्याण के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, विदाउट का मतलब बिना, और डिस्टिंक्शंस का मतलब होता है बच्चों भेदभाव। ये कह रहे हैं कि जाति, धर्म, वर्ण, किसी के नाम पे भेदभाव किए बगैर मैं भारत के लोगों की भलाई और भारत की मजबूती और भारत की तरक्की के लिए काम करूंगा। द होल ऑफ भारत इज माई होम, संपूर्ण भारत मेरा घर है, हाउस नहीं है, होम है, जिसमें आप निवास करते हैं वो होम होता है और बगल वाला हाउस होता है। ये कह रहे हैं कि संपूर्ण भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके लोग मेरे अपने परिवार के सदस्य हैं।
एंड द पीपल हैव चोजन टू मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टन टाइम, और इस देश के लोगों ने मुझे इस परिवार के मुखिया के रूप में एक निश्चित समय के लिए चुना है। आपको भी पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ये कह रहे हैं कि इस देश के लोगों ने, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए परिवार के मुखिया के रूप में चुना है, और इसके कारण इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर, अर्नेस्ट का मतलब गंभीर, एंडेवर का मतलब प्रयास, यह मेरा गंभीर प्रयास होगा, टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, कि मैं इस भारत को स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल बनाऊं, मजबूत बनाऊं, मैं इसको सुंदर बनाऊं, ये वर्दी होम, एक ऐसा घर बनाऊं जो रहने के लायक हो, फॉर ए ग्रेट पीपल इंगेज इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रॉस्परस एंड ग्रेसफुल लाइफ, कि वे लोग जो जीवन को ग्रेसफुल, सुखद, प्रॉस्परस, समृद्ध और जस्ट का मतलब न्यायपूर्ण बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं एक मजबूत, एक सुंदर और एक रहने के लायक घर को बनाऊं। मतलब भारत को मैं मजबूत बनाऊं, मैं भारत को सुंदर बनाऊं, और मैं भारत को एक रहने के लायक घर के रूप में बनाऊं, ताकि सभी लोग जो जीवन को खुशहाल करने में, न्यायपूर्ण बनाने में, समृद्ध बनाने में लगे हुए हैं, वो यहाँ पे अपने सर को उठा करके रह सकें। नंबर 6 आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। बच्चों, पेस का मतलब होता है गति, इनकन्वीनियंटली का मतलब होता है असुविधाजनक रूप से। ये कह रहे हैं कि परिवार बड़ा है, मतलब हमारा देश बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और ये लगातार असुविधापूर्ण गति से बढ़ रही है। मतलब हमारी जनसंख्या पहले से ही ज़्यादा है और यह अभी भी बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। आपको पता है ना, जब परिवार बड़ा हो तो चुनौतियाँ भी बड़ी होती हैं और मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है। क्या कहते हैं सुनिए। We shall each one of us have to participate unsparingly, अचूक रूप से, in building its new life each in his own way। ये कह रहे हैं कि परिवार बड़ा है और ये अभी भी असुविधापूर्ण गति से बढ़ रहा है, इसलिए we shall each one of us, हम में से सभी को, हम में से प्रत्येक को, have to participate unsparingly, अचूक रूप से शामिल होना होगा, in building its new life each in his own way। हमारा देश का हर एक नागरिक, चाहे जैसा हो, चाहे जहां हो, सभी लोगों को अचूक रूप से एक नए जीवन के निर्माण के लिए काम करना होगा। चूंकि परिवार बड़ा है और अभी भी इसकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए हर लोगों को, हर व्यक्ति को, चाहे जहां हो, जैसे हो, जो कर सकता है करे, जिससे कि हम एक नए जीवन का निर्माण कर सकें। For sheer size and tasks ahead of us, बच्चों sheer का मतलब आकार में बड़ा, are so demanding that no one can afford to sit back and just watch। ये कह रहे हैं कि हमारे सामने जो टास्क है ना, जो चुनौती है, वो बहुत बड़ी है, and so demanding, और इतनी चुनौतीपूर्ण है that no one can afford to sit back or just watch, कि कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति चुपचाप बैठ नहीं सकता और चुपचाप बैठ करके केवल आंखों से घट रही घटनाओं को देख नहीं सकता। हम सब लोगों को जो जहां है, जैसे है, जो कर सकता है, काम करना पड़ेगा। अगर हमने काम नहीं किया तो ये हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है। अगर हम चुपचाप बैठ गए तो सुनिए क्या होगा। और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री। फ्रस्ट्रेशन का मतलब निराशा, एंडेमिक का मतलब स्थानिक हो जाना। अगर आप चुपचाप बैठ गए, आपने काम करना बंद कर दिया, तो निराशा हमारे देश में घर कर जाएगी। हर घर में निराशा फैल जाएगी और एक निराश व्यक्ति कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता। The situation demands of us work and work, silent and sincere work, solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि आज हालात हमसे ये डिमांड कर रही है, मांग रही है, वर्क एंड मोर वर्क, काम और खूब ज़्यादा काम, साइलेंट, मुंह बंद करके काम, सच्चा काम, सिंसियर काम, धैर्यवान होकर के काम करें और संपूर्ण भारत के राजनीतिक जीवन और इसके भौतिक जीवन का हम पुनर्निर्माण करें। और केवल काम करके ही हम हिंदुस्तान की सांस्कृतिक और भौतिक जीवन का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अतः ये बैठने का समय नहीं है, सब लोग काम करें और काम के बल पे ही हम एक सुंदर, मजबूत, समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। आगे क्या सुनिए, यह किस काम की चर्चा करते हैं सुनिएगा। दिस वर्क एज आई सी इट, जहां तक मैं देखता हूं, दिस वर्क हैज 2 एस्पेक्ट्स। ये जो काम की मैं बात कर रहा हूं ना, ये काम के 2 पहलू हैं। ये काम 2 प्रकार के हैं, सुनिए कौन कौन। वर्क ऑन वंस सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड। यानी आपको 2 प्रकार का काम करना है। आपकी परीक्षा में पूछेगा कितने प्रकार के काम, तो 2। कौन? एक स्वयं के लिए या स्वयं पर किया गया काम, और दूसरा समाज के लिए काम। आप भी ऐसे ही करते हो, आप भी कुछ काम स्वयं के लिए करते हो और कुछ काम अपने समाज की खुशहाली के लिए करते हो। आगे देखिए क्या कहते हैं।
कहते हैं कि दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। म्यूचुअली का मतलब होता है पारस्परिक रूप से, फ्रूटफुल का मतलब होता है बच्चों लाभदायक। ये जो दो काम मैं गिना रहा हूं, एक व्यक्तिगत काम और एक सामाजिक काम, ये दोनों पारस्परिक रूप से लाभदायक हैं। अब मैं समझा रहा हूं कि व्यक्तिगत काम क्या है, सुनिएगा। द वर्क ऑन वंस सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स द मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। बच्चों, सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन का मतलब हुआ स्व अनुशासन, और ये फ्री पर्सन का मतलब हुआ स्वतंत्र व्यक्ति, मोरल डेवलपमेंट का मतलब हुआ नैतिक विकास। अर्थात व्यक्तिगत काम का मतलब हुआ कि स्व अनुशासन में रहते हुए एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास। यानी अगर आप व्यक्तिगत कार्य आपको करना है तो सबसे पहले आप अपने आप को स्व अनुशासन में बांध करके एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिकता का विकास करें। ये हुआ व्यक्तिगत काम, विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। और इसी से जिस विकास की मैं बात करता हूँ, जिस नैतिक विकास की मैं बात करता हूँ, वह संभव हो पाएगा जब हिंदुस्तान के सभी लोग स्व अनुशासन, किसी के कहने पे नहीं, किसी के डर से नहीं, किसी के भय से नहीं, स्वयं अर्थात स्व अनुशासन में एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपनी नैतिकता के विकास के लिए काम करें। यह हुआ व्यक्तिगत काम। वी कैन नेग्लेक्ट इट्स एंड प्रोडक्ट इज ए मोरल पर्सनैलिटी। एंड प्रोडक्ट का मतलब हुआ अंतिम परिणाम। इट्स एंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मोरल पर्सनैलिटी। और ये जो व्यक्तिगत काम है ना, इसका जो अंतिम रिजल्ट होगा वह होगा एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व। बच्चों, अगर आप स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व की प्राप्ति कर लें तो फिर आपको न कोई दिक्कत होगी और ना ही आपके देश के विकास में कोई रोड़ा बनेगा। ये कह रहे हैं कि वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। अगर ये जो एंड प्रोडक्ट है, जो ये स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है, अगर आप इसकी अनदेखी करते हो ना, तो ये आप अपने खतरे पे कर सकते हो। मतलब यदि आपने नैतिकता का त्याग किया तो मतलब हुआ कि आपने अपने लिए खतरे को न्योता दिया। आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इट सेल्फ विदाउट सीकिंग एक्सरसाइजिंग इट सेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द, आगे बढ़ते हैं, ब्रिंग अबाउट द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी टू विच इट इज प्रिविलेज टू सर्व टू ए बेटर, ए जस्टर एंड ए मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। ये कह रहे हैं कि जब आपका स्वतंत्र नैतिक विकास होगा तब आप समाज को बेटर का मतलब होता है बेहतर बनाने में, जस्टर न्यायपूर्ण बनाने में, और एक ज़्यादा सुखद जीवन बनाने में आप समाज का सहयोग करेंगे। The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence। बच्चों, ये corresponding का मतलब होता है समान, perfection का मतलब होता है पूर्णता या संपूर्णता। ये कह रहे हैं, और individual का मतलब व्यक्ति। कह रहे हैं कि द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, यानी एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता विदाउट ए कॉरेस्पॉन्डिंग एडवांस, जब तक समाज का सामूहिक रूप से विकास ना हो जाए तब तक एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। मतलब एक व्यक्ति तब तक संपूर्णता की प्राप्ति नहीं कर सकता जब तक उसके समाज के सभी लोग संपूर्णता की प्राप्ति न कर लें। अर्थात हमें व्यक्तिगत कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्य को भी समान अहमियत देते हुए करना पड़ेगा, तभी समाज का भी विकास होगा और तभी व्यक्ति का भी विकास होगा। लेट्स रिजॉल्व। आइए बच्चों, रिजॉल्व का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। आइए निश्चय कर लें, टू गेट होल हार्टेडली, कि अपने आप को पूरे दिल से झोंक दें, होल हार्टेडली यानी तन मन धन से, इन दिस टू एस्पेक्ट्स ऑफ। आइए इन दो प्रकार के कार्यों में हम अपने आप को तन मन और धन से झोंक दें। ये दो प्रकार के कार्य कौन हैं? इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्तिगत और सामाजिक। कहने का मतलब है कि एक व्यक्तिगत कार्य का मतलब हुआ कि स्व अनुशासन में रहते हुए स्वतंत्र नागरिक के रूप में नैतिकता का हम विकास करें, और फिर हम समाज की पूर्णता और संपूर्णता के लिए भी काम करें, क्योंकि यही जो दो प्रकार के वर्क है ना, वह हमारे देश में एक सुखद और एक बेहतरीन जीवन का निर्माण कर सकते हैं। आगे कहते हैं दिस डुअल एफर्ट। बच्चों, डुअल एफर्ट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है दोहरा प्रयास। कह रहे हैं कि दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। ये जो फ्लेवर देख रहे हैं ना, फ्लेवर का मतलब होता है स्वाद, या इसके बच्चों बहुत सारे अर्थ होते हैं, इसका मतलब विशेष गुण भी होता है। ये कह रहे हैं कि जो दोहरा प्रयास है, मतलब एक व्यक्तिगत कार्य और दूसरा सामाजिक कार्य, जब हम ये करेंगे ना तो ये हमारे देश को, ये हमारे मुल्क को, ये हमारे राज्य को एक विशेष इससे पहचान मिलेगी, इससे हमारे देश को एक विशेष भौतिक कहिए या विशिष्टता कहिए, विशिष्टता की प्राप्ति होगी। क्यों होगी सुनिए। फॉर द स्टेट टू अस
विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ए पावर बट ए मॉरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं कि जो राज्य है ना, विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ए पावर, केवल शक्ति का केंद्र नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि जो राज्य होगा ना, जो देश होगा, वह शक्ति का केंद्र नहीं होगा बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि ये नैतिकता का केंद्र होगा। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी जानकारी का केंद्र होगा, वह सत्ता का केंद्र नहीं होगा। एंड इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस। बच्चों, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत और टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव, और यही हमारा स्वभाव भी है। एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी। और यही चीज हमें अपने देश के महान मुक्ति आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी से विरासत में भी मिली है कि जो सरकार है ना, जो राज्य है, यह सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि ये नैतिकता का केंद्र होना चाहिए। यही हमारी पहचान है, यही हमारा सौभाग्य है, सौभाग्य नहीं, यही हमारा स्वभाव है एंड इनहेरिटेंस, और यही हमें विरासत में हमारे महान नेता महात्मा गांधी से प्राप्त हुई है। गांधी जी का कहना था, सुनिए, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस। गांधी जी का कहना था कि सत्ता का उपयोग, शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, न कि लोगों को सताने के लिए, लोगों को डराने के लिए सत्ता का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सत्ता का प्रयोग ओनली फॉर मोरल पर्पसेस, केवल नैतिक दृष्टिकोणों के लिए, केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। ये गांधी जी से हमने विरासत में प्राप्त किया है और यही हमारे देश की पहचान है। The peace of the strong is what we shall dedicate ourselves to work for। और जो मजबूत लोग हैं ना, उनकी शांति पता है क्या है कि वे किस कार्य में अपने आप को समर्पित करते हैं, मतलब कैसे देश के निर्माण में वे अपना सहयोग करते हैं, इससे ही उनको शांति की प्राप्ति होगी। अंतिम 9 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने देश के लोगों में पूरा विश्वास है। दैट दे विल ब्रिंग फॉर द एनर्जी रिक्विजिट, कि वे लोग फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क। ये जो ड्यूअल टास्क है ना, ये जो दोहरा जो काम है, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक, इसको करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसको करने के लिए ताकत की आवश्यकता होगी। तो हुसैन साहब कहते हैं कि मुझे अपने देश के लोगों पर पूरा भरोसा है कि जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता इन दोनों कार्यों के संतोषजनक प्रदर्शन, यानी शानदार ढंग से इन दोनों कार्यों के क्रियान्वयन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मेरे देश के लोग उतनी ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, उतनी ताकत और उतनी ऊर्जा के साथ ये 2 प्रकार के कार्यों में लगेंगे और इसको पूरा भी करेंगे। एंड इट शैल बी माई प्रिविलेज, और यह मेरा सौभाग्य होगा, टू कंट्रीब्यूट माई शेयर, कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में मैं भी इंचेंटिंग इंटरप्राइजेस, मनमोहक कार्य में, मनमोहक मतलब एक नया समृद्ध सुखद और शानदार जीवन के निर्माण के लिए जो 2 प्रकार के, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक कार्य है, इसके लिए आवश्यक ऊर्जा हमारे देश के लोग उत्पन्न करेंगे। और यह मेरा सौभाग्य है कि शानदार काम में भारत के राष्ट्रपति के रूप में मैं भी अपना योगदान दे पाऊंगा। बच्चों, आपको भी ज्ञात है कि हमारा देश बहुत बड़ा है और अभी भी हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। तो जब परिवार बड़ा होता है तो चुनौतियां भी बड़ी होती हैं, और बड़ी चुनौतियों को टैकल करने के लिए हमें बड़ा प्रयास करना पड़ता है। अतः हुसैन साहब कहते हैं कि हर भारतीय को जो जहां है, जो कर सकता है वो करे, क्योंकि काम के आधार पर ही एक सुंदर भारत का निर्माण किया जा सकता है। और सभी लोग अपनी शिक्षा पे खूब ध्यान दें, खूब पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का योगदान बहुत अहम है और इसी के आधार पे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बच्चों, अगर यह पाठ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वर्ग 12 से भारत इज़ माई होम की समरी। तो आइए बच्चों, इस समरी की शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा हुआ है भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट। बच्चों, यह एक अंश है, भारत इज़ माई होम एक अंश है, हिस्सा है फ्रॉम द स्पीच, उस भाषण का, दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था इन 1967 1967 में, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण से लिया गया यह अंश है। इन दिस स्पीच, इस भाषण में ही प्लेजेस हिमसेल्फ, डॉक्टर जाकिर हुसैन वचन देते हैं टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू इंडियाज कल्चर, वे वचन देते हैं, वे कसम खा करके कहते हैं कि वे भारत की संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करेंगे। ही सेज, वे कहते हैं दैट द होल ऑफ भारत इज़ हिज होम, वे कहते हैं कि संपूर्ण भारत उनका घर है, एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली मेम्बर्स, और भारत के लोग उनके परिवार के सदस्य हैं।
सो ही प्लेजेस टू वर्क, इसलिए वे काम करने के लिए वचन देते हैं, इसलिए वे कसम खा के कहते हैं कि वे काम करेंगे फॉर इट्स स्ट्रेंथ, कि वे भारत की मजबूती एंड प्रोग्रेस और इसकी उन्नति के लिए काम करेंगे विदाउट एनी डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर एंड रिलीजन, यानी जाति, रंग और धर्म के नाम पर भेदभाव किए बगैर वे भारत की उन्नति और भारत की मजबूती के लिए काम करेंगे। ही रिगार्ड्स एजुकेशन एज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, वे शिक्षा को, रिगार्ड्स मतलब मानते हैं, प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब मुख्य औजार या मुख्य जरिया, ऑफ नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र, डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रमुख औजार या जरिया मानते हैं। ही अर्जेज एवरी इंडियन, वे हर भारतीय से अर्ज करते हैं, आग्रह करते हैं, टू सेड लेथार्जी, वे हर भारतीय से कहते हैं कि आलस्य को त्याग दो, एंड वर्क फॉर देमसेल्व्स, और अपने लिए काम करो, एंड फॉर द नेशन, और साथ साथ राष्ट्र के लिए भी काम करो। ही ऑल्सो रिमेंबर्स डॉक्टर राधा कृष्णन, वे राधा कृष्णन साहब को भी याद करते हैं, एंड प्रेजेज एम, और उनकी तारीफ करते हैं, फॉर ब्रिंगिंग ए लॉट ऑफ एजुकेशन, ढेर सारी शिक्षा, एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, और बहुत सारा ज्ञान, टू द प्रेसिडेंसी, भारत के राष्ट्रपति के पद के साथ, यानी अपने साथ बहुत सारी शिक्षा और ज्ञान लाने के लिए वे राधा कृष्णन को याद करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। तो बच्चों ये थी समरी, मैं इसको फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच that Dr. Zakir Hussain delivered in 1967 after taking the oath as the President of India. In this speech, he pledges himself to the service of the totality to India's culture. He says that whole of Bharat is his home and its people are his family members. So he pledges to work for its strength and progress without any distinctions of caste, color and religion. He regards education as a prime instrument of nation building. He urges every Indian to shed lethargy and work for themselves and for the nation. He also remembers Dr. Radha Krishnan and praises him for bringing a lot of education and wealth of knowledge to the presidency. तो बच्चों ये थी समरी भारत इज़ माई होम की। आप इस समरी को 2 बार 3 बार पढ़ें, 2 बार 3 बार अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखें। इससे भाषा पे आपकी पकड़ भी मजबूत होगी और समरी के संदर्भ में आपकी समझ भी बढ़ेगी और परीक्षा में ये अच्छे अंक लाने का कारक बनेगी। तो बच्चों अगर यह समरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वर्ग 12वीं से भारत इज़ माई होम से 24 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। तो आइए इनकी शुरुआत करते हैं। बच्चों पहला है भारत इज़ माई होम इज़ ए, अर्थात भारत इज़ माई होम क्या है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ऑप्शन ए ड्रामा, ऑप्शन बी स्पीच, ऑप्शन सी एसे, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता ही है कि भारत इज़ माई होम इज ए स्पीच है। क्या है बच्चों ये स्पीच है। दूसरा है कि दिस स्पीच वाज डिलीवर्ड बाई, भारत इज़ माई होम नामक स्पीच मतलब भाषण वाज डिलीवर्ड दिया गया था, किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो बच्चों आपका जवाब होगा सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा यह भाषण दिया गया था। प्रश्न तीसरा है बच्चों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण कब दिया था? 1966 में, 1967 में, 1968 में, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको याद होगा कि 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे और राष्ट्रपति की जो वो पद की जो उन्होंने शपथ ली थी ना, तो उसी शपथ के दौरान, उसी शपथ के बाद उन्होंने यह भाषण दिया था। अतः इसका सही जवाब होगा 1967, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण 1967 में दिया था। नंबर 4, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, ये भारत के राष्ट्रपति कब बने बच्चों? तो 1967, यहाँ पे आंसर होगा बी। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द खाली स्थान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बच्चों ये भारत के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो बच्चों आपका जवाब होगा सी, थर्ड। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है 6, अर्लियर डॉक्टर हुसैन हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, नॉन ऑफ दिस। कहने का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन एक राज्य के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके थे। तो उस राज्य का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा बिहार। जैसे अभी भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। उसी प्रकार से डॉक्टर हुसैन भी थे। नंबर 7 है खाली स्थान वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राधा कृष्णन। बच्चों डॉक्टर राधा कृष्णन ही डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन
बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था कहाँ? दिल्ली ऑप्शन ए, बी पटना, सी हैदराबाद, डी नॉन ऑफ दीज। बच्चों तो आपका जवाब होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। हमने यहाँ पे ईयर भी लिख दी है बच्चों, याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ था। नंबर 9, खाली स्थान ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, यानी किसने राष्ट्रपति के पद पे अपने साथ, कौन सा व्यक्ति बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा अनुभव, बहुत सारा पांडित्य लेकर के आया? तो यहाँ पे ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नॉन ऑफ दीज। बच्चों ये तीनों भारत के राष्ट्रपति हैं, जाकिर हुसैन भी हैं, राधा कृष्णन साहब भी हैं और राजेंद्र बाबू भी हैं। लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से डॉक्टर राधा कृष्णन अपने साथ बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा अनुभव, बहुत सारा पांडित्य लेकर के आए थे, इसलिए यहाँ पे राइट चॉइस होगा बी डॉक्टर राधा कृष्णन। नंबर 10 है हु टूक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1967, अर्थात 1967 में किसने भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली थी? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों 1967 में भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की कसम किसने खाई थी? तो ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अगला है बच्चों नंबर 11 कि डॉक्टर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नॉलेज, एक्सपीरियंस, ह्यूमिलिटी, नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों आपका जवाब होगा ह्यूमिलिटी। क्या होगा? ह्यूमिलिटी। अर्थात ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है विनम्रता या विनयशीलता। तो इसका अर्थ हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रार्थनापूर्ण विनम्रता की भाव से कार्यालय में प्रवेश किए थे। तो प्रेयरफुल के साथ आप ह्यूमिलिटी को लेंगे। नंबर 12 हु सेड द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, किसने कहा था कि हमारा अतीत न तो मरा है और न ही निष्क्रिय है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, सरदार पटेल ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो आपका बच्चों जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्होंने कहा था कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हमारा अतीत न तो मरा है और न ही निष्क्रिय है। नंबर 13 इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। बच्चों जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ना, इंस्ट्रूमेंट का अर्थ होता है लक्ष्य प्राप्ति का साधन, अर्थात राष्ट्र निर्माण का सबसे मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी बिजनेस, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों तो राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा साधन एजुकेशन है। क्या है बच्चों? एजुकेशन। अतः यहाँ पे हमारा राइट चॉइस होगा ऑप्शन ए एजुकेशन। अगला है खाली स्थान हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, अर्थात किस देश को पुराने लोगों का नया देश कहा गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ पे भारत को पुराने लोगों का नया देश कहा गया है। नंबर 15 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन देयर आर खाली स्थान एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से काम के कितने पक्ष और पहलू बताए गए हैं? 1 2 3 4। तो बच्चों आप याद रखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से काम के 2 पक्ष और 2 पहलू बताए गए हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2। दिज 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क आर, ये 2 जो काम के पहलू बताए गए ना, ये कौन है? तो ऑप्शन ए इंडिविजुअल एंड सोशल, ऑप्शन बी इंडिविजुअल एंड एंटी सोशल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। यानी कहने का अर्थ है कि जो 2 प्रकार के कार्यों की चर्चा इस चैप्टर में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की है, वे 2 प्रकार के कार्य हैं, इंडिविजुअल एंड सोशल, अर्थात एक जो कार्य हम लोग स्वयं के लिए करते हैं और दूसरा वैसे कार्य जो हम समाज के लिए करते हैं। इसलिए यहाँ पे राइट चॉइस होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिविजुअल एंड सोशल। 17 नंबर क्वेश्चन है द स्टेट शुड नॉट बी एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट ए खाली स्थान ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है द स्टेट का अर्थ हुआ बच्चों सरकार या शासन, अर्थात सरकार को सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि किस चीज़ का केंद्र होना चाहिए? मोरल का, इमोरल का, बोथ का, नॉन ऑफ दीज का। तो आपका सही जवाब होगा मोरल, अर्थात सरकार को सत्ता का, शक्ति का केंद्र नहीं बल्कि एक नैतिक केंद्र या नैतिकता का संगठन होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा ए मोरल, यानी स्टेट को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर नहीं बल्कि मोरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करना चाहिए। नंबर 18 है द पावर शुड बी यूज्ड, यानी शक्ति का उपयोग होना चाहिए किस लिए? फैमिली पर्पज़ के लिए, मोरल पर्पज़ के लिए, या ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न के लिए, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो बच्चों आपका जवाब होगा कि द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पजेज, यानी शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। अतः हमारा सही जवाब होगा बच्चों मोरल। क्या होगा? मोरल, अर्थात ऑप्शन क्या होगा? बी।
आगे नंबर 19 है, खालिस्तान सेड दैट भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। अर्थात किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, सरदार पटेल ने, प्रतिभा पाटिल ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि भारत, संपूर्ण भारत मेरा घर है और सभी भारतवासी मेरे परिवार के सदस्य हैं। 20, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल खालिस्तान ऑफ मैन, एक्सपीरियंस, ह्यूमैनिटी, नॉलेज, नॉन ऑफ दिस। बच्चों यहाँ पे होगा ह्यूमैनिटी। क्या होगा? ह्यूमैनिटी। और इसका अर्थ हुआ कि डॉक्टर राधाकृष्णन मनुष्य की आवश्यक मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोए। तो यहाँ पे आप भरेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी। जी आपका जवाब होगा ह्यूमैनिटी। क्या होगा? ऑप्शन बी, ह्यूमैनिटी, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। नंबर 21, डॉक्टर राधाकृष्णन वांटेड ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी। अर्थात डॉक्टर राधाकृष्णन चाहते थे कि सभी लोग गरिमा और विथ जस्टिस, यानी वे चाहते थे कि सभी लोग गरिमा और न्याय के साथ अपना जीवन जिएं। इसलिए यहाँ पे राइट चॉइस बच्चों होगा ऑप्शन ए, जस्टिस। क्या होगा? ऑप्शन ए, जस्टिस। नंबर 22 देखिए, डॉक्टर हुसैन टूक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। अर्थात 22 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर हुसैन किस देश की संविधान की निष्ठा की कसम खाए? तो सीधा सा जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ए, इंडिया। ये भारत की संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की कसम खाए थे। 23, डॉक्टर हुसैन हैड लॉन्ग एसोसिएशन विथ। अर्थात डॉक्टर हुसैन का लंबे समय से जुड़ाव रहा था। ए, स्पोर्ट्स से, बी, पॉलिटिक्स से, सी, एजुकेशन से, डी, नॉन ऑफ दिस से। आपको पता है बच्चों कि डॉक्टर हुसैन का लंबा जुड़ाव शिक्षा से रहा था, इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एजुकेशन। और अंतिम प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन द होल ऑफ इंडिया इज हिज होटल, होम, ऑफिस, नॉन ऑफ दिस। अर्थात डॉक्टर हुसैन के अनुसार संपूर्ण भारत उनका होटल है, उनका घर है, उनका दफ्तर है, या कुछ नहीं है? तो इसमें इसका जवाब होगा बच्चों ऑप्शन बी, संपूर्ण भारत डॉक्टर हुसैन का घर है। जी बच्चों, तो ये भारत इज़ माई होम नामक चैप्टर से 24 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहे। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा बच्चों कि आप अपनी तैयारी को इसी 24 प्रश्नों तक सीमित नहीं रखेंगे। आप इस चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे ताकि इन 24 के अतिरिक्त भी कोई प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आप सहजता से और सटीकता से उस प्रश्न का जवाब दे पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये 24 प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।